अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर के फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर यूनिट नंबर 5 इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हमने एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है। एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। एमसीक्यू सॉल्व करते हुए आपको जो ऑप्शंस दी गई होती हैं वो सब तकरीबन एक जैसी ही लग रही होती हैं या मिलती जुलती ज़रूर होती हैं। तो एमसीक्यूज़ का असल में कॉन्सेप्ट जो है वो होता है आपके नॉलेज बेस या आपकी जो है कॉन्सेप्ट बेस। ठीक है, अगर तो बिल्कुल टू द पॉइंट बात पूछी जाए तो वो बात होती है आपके नॉलेज बेस, यानी उसमें आपने जो पढ़ा होता है वो एज इट इज़ पूछा जाता है। और कभी बात जो आपको बताया जाता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से कोई स्टेटमेंट बनाकर उससे आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है, तो वो होते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस का आंसर दे सकेंगे। और जब आप अपने चैप्टर से गो थ्रू हो रहे होते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करवाई थी कि ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वो ज़रूरी नहीं है एज़ इट इज़ स्टेटमेंट ही दोबारा आपके सामने आए और उसी स्टेटमेंट में से आपने आंसर पिक करना हो, तो वो किसी भी तरह से आ सकती है। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो फिर आप जो एमसीक्यू सॉल्व करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं आज एक्सरसाइज भी सॉल्व करते हुए आपको वो तरीका भी बताऊंगी जिस तरह आपने हर दफ़ा हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। पहली बात यह है कि आपने स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, रीड टू आइस 2 दफ़ा कम से कम आप एमसीक्यूज़ की जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको पढ़ें और फिर उसकी ऑप्शंस में को विद लॉजिक्स जज करें, और अगर लॉजिक्स ना हो तो ऑप्शंस को रिजेक्ट करते जाएं और फिर इस तरह से आप एग्जैक्ट आंसर की तरफ पहुंचेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट द डेंसिटी ऑफ गैसेस। थोड़ा सा यहाँ पे आप टॉपिक को माइंड में लाएं। हमने डेंसिटी क्या था, क्या चीज़ थी, और गैसेस की डेंसिटी क्या चीज़ थी। डेंसिटी हमने कहा था मैस और वॉल्यूम की रेशो को, और गैस और लिक्विड की मैस और वॉल्यूम की रेशो में क्या फ़र्क था, कौन कम था कौन ज़्यादा था, किसकी डेंसिटी कम थी किसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, यू नो नाउ। ओके, सो इस तरह से आपने अपना बैकग्राउंड नॉलेज चेक करके तो फिर स्टेटमेंट को दोबारा से पढ़ना है कि अच्छा पूछा क्या है, हाउ मैनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेज। ओके, आई नो दैट लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेज, बट हाउ मैनी टाइम, ये तो कहीं चैप्टर में जिक्र नहीं हुआ। यहाँ पे कंपैरिजन किया गया था एक गैस का लिक्विड के साथ, उसमें हमें पता चला था कि भाई इनमें जो डेंसर हैं वो लिक्विड्स हैं और गैसेस की डेंसिटीज़ जो है वो कम है। कितनी कम है उसमें 0 पॉइंट्स में बताया गया था, तो वो है बनती है जनाब जी आपका 100 टाइम्स, यानी योर करेक्ट आंसर इज़ 100 टाइम। लेकिन फिर भी आपको जो है सारी ऑप्शंस पढ़नी चाहिए। सो यहाँ से आप टिक करेंगे 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स एंड 100,000 टाइम्स की भी ऑप्शन है जो कि आपने अपने नॉलेज के बेस पे रिजेक्ट कर दी। ठीक है, इसमें ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे। गैसेज आर द लाइटेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर एंड देयर डेंसिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ये पिछले वाले एमसीक्यू का ही नॉलेज इसमें भी है। गैसेस की डेंसिटी की बात हो रही है, हमें पता है वो सबसे ज़्यादा लाइटेस्ट हैं, तो उसकी डेंसिटी को हमने एक्सप्रेस किस में किया था। तो अगर आपने उसकी जो एग्जाम्पल लर्न की है उसका साथ यूनिट पे आपने गौर किया हो तो आपको पता होगा कि यूनिट था ग्राम डेसीमीटर क्यूब। सो आप ऑप्शंस पढ़ना शुरू करेंगे, मिलीग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मे बी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, मे बी नॉट ग्राम डेसीमीटर क्यूब, मोर एलिमेंट किलोग्राम डेसीमीटर क्यूब नहीं, क्योंकि जो गैसेस थी वो लाइटेस्ट फॉर्म में थी और जितना उनका ऑक्यूपाइड वॉल्यूम है वो उसको मतलब जितना उन्हें अवेलेबल वॉल्यूम है उसको ऑक्यूपाई कर लेती थी, तो इसलिए हमने गैसेस की डेंसिटी को एक्सप्रेस किया था डेसीमीटर क्यूब में, नॉट सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इट इज़ अबाउट द फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, फ्रीजिंग पॉइंट आप सोचें आपने किसकी प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, फ्रीजिंग पॉइंट। फिर उसकी जो नॉलेज है उसको माइंड में रिफ्रेश करें और फिर स्टेटमेंट को पढ़ें। द एट फ्रीजिंग पॉइंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। हाँ जी, फ्रीजिंग पॉइंट हमने पढ़ा था सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ में,
सो देखते हैं इसमें से कौन सी ऑप्शन हो सकती है। फ्रीजिंग पॉइंट, जब चीज़ लिक्विड फ्रीज हो रहा हो या सॉलिड जो है वो डिफ्रोस्ट हो रहा हो। क्या थी दोनों में से ऑप्शन, इसको माइंड में रिफ्रेश करें और फिर इसकी ऑप्शन की तरफ देखें। उसने पूछा है डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या चीज़ को एग्जिस्ट करेगी, आइदर गैस और सॉलिड। नो, वाई नो? गैस एंड सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। स्टेट्स की जो सीक्वेंस थी वो थी गैस, फिर लिक्विड और फिर सॉलिड, या अगर सॉलिड से देखेंगे तो सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ नॉट करेक्ट। देन कम ऑन द ऑप्शन नंबर बी, लिक्विड एंड गैस। सो लिक्विड एंड गैस जब को एग्जिस्ट कर रहे थे तो वहाँ पे फ्रीज नहीं थी कोई भी चीज़। ठीक है, सो इट इज़ आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड फ्रीजिंग पॉइंट पे दोनों मौजूद थे। जब वो कोई लिक्विड फ्रीज हो रहा था, सॉलिडिफाई हो रहा था, तो उस पॉइंट पे हमने कहा था जी ये फ्रीजिंग पॉइंट है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट MCQ. Number 4. Solid particles possess which one of the following motion? So यहाँ पे आपने अपने नॉलेज में से देखना है सॉलिड पार्टिकल्स की अरेंजमेंट। सॉलिड पार्टिकल की जैसे ही आपके माइंड में अरेंजमेंट आएगी, आपको उनका मोशन भी फ़ौरन से याद आ जाएगा। दैट ऑप्शन नंबर 1 इज़ रोटेशनल मोशन, मीन कि सॉलिड के पार्टिकल रोटेशन में थे क्या, यानी सर्कल में मूव कर रहे थे। नो, वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेटरी मोशन कर रहे थे, यानी टू एंड फ्रो अपनी ही जगह पे आगे पीछे। ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेशन में मूव कर रहे थे, या बोथ ट्रांसलेशन एंड वाइब्रेशन। सो यू नो कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ टू एंड फ्रो मूवमेंट कर रहे थे, यानी दे पोजेस वाइब्रेशनल मोशन। So correct answer is vibration motion. Okay, now question number 5. Which one of the following is not amorphous? उन्होंने डायरेक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया। क्रिस्टलाइन का उन्होंने कहा है नॉट एमोर्फस, यानी जो एमोर्फस नहीं है ऑब्वियसली वो क्रिस्टलाइन होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये भी हो सकती है फ्रॉम फॉलोइंग विच वन इज क्रिस्टलाइन। तो लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को किस तरह से पूछा गया है, जहाँ नॉट का वर्ड आ जाए उसको वैसे तो हाईलाइट किया जाता है ताकि आप उस क्वेश्चन को सही से समझ सकें। सो रीड ट्वाइस की आपको पहले ही मैंने बता दिया तरीका। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एमॉर्फस? रबर, यू नो रबर इज एमॉर्फस सॉलिड जिसका कोई प्रॉपर फिक्स शेप नहीं है। प्लास्टिक एंड ग्लास ये दोनों भी एमॉर्फस सॉलिड हैं। लास्ट ऑप्शन ग्लूकोज, जिसका चैप्टर में कहीं नाम नहीं लिया गया, तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए उसको ऐड किया गया है। सो आप जानते हैं ग्लूकोज जो है एक 6 कार्बन कंपाउंड है। सो उसका फिक्स्ड फॉर्मूला है, लिहाजा उसकी शेप भी फिक्स्ड ही होती है। सो दैट इज़ नॉट एन एमॉर्फस सॉलिड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू हाउ मैनी पास्कल? सो सिंपल, सो ईजी। हमने इससे इतनी सारी अभी सॉल्व भी किए हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। 101,325 ये आपका नॉलेज बेस था। ठीक है, इसलिए आपको बाकी ऑप्शंस पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको एग्जैक्ट फिगर याद है, आपने जल्दी से उसको पिक कर लेना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इन द इवेपोरेशन प्रोसेस लिक्विड मॉलिक्यूल्स विच लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड्स हैव, बात हो रही है प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की, यानी इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन का फिनोमेना, वर्ड इवेपोरेशन से आपके जहन में फ़ौरन से आ जाना चाहिए क्या हो रहा था, क्या उसकी स्टोरी थी, किस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे थे और जो ऊपर आ रहे थे वो वहाँ से जाते जा रहे थे। तो वही उसने पूछा है कि वो लिक्विड्स जो सरफेस को लीव कर रहे थे दे हैव वेरी लो एनर्जी। नो, उनकी एनर्जी जो थी बहुत हाई थी। सो ऑप्शन नंबर बी, मॉडरेट एनर्जी, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वेरी हाई एनर्जी। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे आ रहे थे वो अपनी वेरी हाई एनर्जी की वजह से
सरफेस को लीव कर रहे थे। सो इट इज़ ऑल्सो concept based MCQ. Question number 8. Which one of the following gas diffuses fastest? Okay. डिफ्यूजन का फिनोमेना फ़ौरन से आपके जहन में आना चाहिए। डिफ्यूजन क्या थी, किस तरह से परफॉर्म हो रही थी, और यहाँ बात हो रही है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस की। तो गैसेस की डिफ्यूजन में हमने एक फिनोमेना उसकी ऑप्शंस में देखा था कि वहाँ पे जो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा फास्ट है उन गैसेस की जिनका मॉलिक्यूलर मास कम है। हाइड्रोजन डिफ्यूजेस फास्टर दैन ऑक्सीजन, वहाँ हमने इसको एग्जांपल में ऐड भी किया था। सो यहाँ पे अब जो गैसेस हैं आपको इन सब का पता है। हाइड्रोजन जिसका मास है 1 सबसे कम है, ठीक है, और हीलियम जिसका मास है 2, फ्लोरीन एंड क्लोरीन। तो यहाँ पे क्लोरीन का इसमें से जो सबसे ज़्यादा मास है दैट इज़ 35.5, एंड फ्लोरीन का अगर आपको नहीं भी एग्जैक्टली पता तो बात चल सकती है, आप तो कभी इस चीज़ को समझें, लेकिन क्लोरीन एंड फ्लोरीन एक ही जगह एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो लाइटेस्ट गैस है वो हाइड्रोजन है, ठीक है। क्लोरीन और फ्लोरीन आप पीरियोडिक टेबल में से इसको देख सकते हैं, इसका मैसेज कंफर्म कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड्रोजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, फिर नॉट वाला MCQ है, डज नॉट अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले आप बॉइलिंग पॉइंट की इंफॉर्मेशन रिव्यू करें, बॉइलिंग पॉइंट किसकी प्रॉपर्टी में था और क्या फिनोमेना था, आपके माइंड में फ़ौरन से इसका सारा आइडिया आ जाना चाहिए। फिर आप इसके ऑप्शन की तरफ आएँ। उससे पूछा है कि क्या उसको अफेक्ट नहीं करता है, यानी कौन सी फैक्टर जो है वो अफेक्टिंग नहीं है बॉइलिंग पॉइंट को। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हमने पढ़ा है बॉइलिंग पॉइंट में, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के जहाँ स्ट्रॉन्ग होंगी वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। एक्सटर्नल प्रेशर भी एग्जैक्टली बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करता है। और जो आपका है ऑप्शन नंबर सी, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, कौन सा लिक्विड यूज़ हो रहा है उस पर भी इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट क्या हो। डिफरेंट लिक्विड्स के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हैं, ठीक है। एंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, इनिशियल टेम्परेचर क्या हो ये ज़रूरी नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट अटेन करने के लिए। इनिशियल टेम्परेचर जो भी हो, लिक्विड अपना बॉइलिंग पॉइंट एक ख़ास टेम्परेचर पे ही अटेन करता है। सो द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ liquid does not affect the boiling point of the liquid. And question number 10, the density of gas increase when its density of gas, गैस की बात हो रही है, गैस की प्रॉपर्टीज़, गैस की का बिहेवियर, गैस के मॉलिक्यूल के टाइप आपके फ़ौरन माइंड में आने चाहिए। तो फिर आप इसमें से ढूंढेंगे डेंसिटी, जिसको हमने कहा था मास और वॉल्यूम की रेशो, वो कब इंक्रीज़ होगी, ठीक है। गैस वो जिसके मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हैं, उनके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर हैं, और जितना एरिया उन्हें मिलता है वो उसे ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सो व्हेन यू इंक्रीज़ द टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर इंक्रीज, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैस का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो गैस का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो मास और वॉल्यूम की रेशियो जो है वो कम हो जाएगी मज़ीद, यानी डेंसिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि डिक्रीज़ होगी। ऑप्शन नंबर बी, द प्रेशर इंक्रीज, अगर आप गैस के मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर इंक्रीज़ करें तो उसके मॉलिक्यूल्स नज़दीक आ जाएंगे, उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से मास और वॉल्यूम की रेशियो जो है वो भी बढ़ जाएगी, लिहाजा डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज़ होगी व्हेन यू अप्लाई मोर प्रेशर ऑन द गैसेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। लेकिन फिर भी हम बाकी ऑप्शंस पढ़ेंगे। वॉल्यूम इज़ केप्ट कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम अगर बिल्कुल भी किसी वजह से चेंज ना हो रहा हो तो ऑब्वियसली जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो इंक्रीज़ का केस नहीं है ये, तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज़ अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। वेपर प्रेशर पे आपके माइंड में सारी इसकी जो नॉलेज है वो रिव्यू करें। वेपर प्रेशर क्या था, कहाँ कौन से वेपर्स जो थे लिक्विड के ही वेपर्स लिक्विड पे ही प्रेशर एग्जर्ट कर रहे थे, तो उसको फिर आप उसके फैक्टर्स को रिव्यू करें।
So now search for the answer. Option number A, इंक्रीज ऑफ प्रेशर. आप लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज़ करें तो क्या वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. वेपर प्रेशर जो है लिक्विड पे प्रेशर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि आप अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज़ ऑफ टेम्परेचर. अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो जो लिक्विड पे का वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा. इंक्रीज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ऑप्शन नंबर सी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अगर ज़्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं बल्कि डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि उनकी जो दरमियान में फोर्सेस हैं वो ज़्यादा होंगी और उसको वेपराइज होने में डिफ़िकल्टी होगी. नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज़ इंक्रीज ऑफ पोलैरिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. ये भी सेम उसी तरह से यहाँ इस केस में भी वेपर प्रेशर इंक्रीज़ नहीं करेगा बल्कि डिक्रीज़ करेगा. So increase with the increase of temperature is the right answer. Option number B. I hope you got the method and आपको इसकी बात की समझ भी आ गई होगी. शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स आपको इससे पहले भी प्रोवाइड किए हैं. अगर किसी को अभी तक भी नहीं पता तो काइंडली गो टू द ऑप्शन ऑफ डाउनलोड्स. वहाँ पे आपको टेक्स्ट में मौजूद हैं कुछ नोट्स शॉर्ट क्वेश्चंस के और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के भी. वहाँ से उसको देखें और उसको सॉल्व करें, उसको लर्न करें. एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.